नमस्कार। सुबह के 7 बजने वाले हैं और चाय की चुस्की के साथ में ये वक्त है देश दुनिया की खबरों से बाखबर होने का। तो भारत को नींद से जगाने हाजिर हूं मैं पूजा यादव और मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश। नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग और मैं हूं आप सबके साथ में साक्षी मिश्रा। और भारत 24 का मूल मंत्र है खबर ही जीवन और इसी टैगलाइन के साथ में हम पहुंच चुके स्टूडियो। तो देश भर की हर हलचल बताऊंगी। भारत 24 का मानना है स्टेट मिक्स द नेशन। तो मैं आपको बताऊंगी तमाम बड़े राज्यों की बड़ी खबरें। साथ ही आपको खबरें दिखाएंगे खेल जगत और मनोरंजन जगत से जुड़ी हर एक अपडेट। तो देखिए, खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले दिन की शुरुआत करेंगे योग के साथ। यहाँ मिलता है आपको डबल डोज खबरों के साथ साथ में योग भी यहाँ पर हम करते हैं और इसी के साथ में आधे घंटे वार्म अप करेंगे और उसके बाद योग आसन आगे करते हुए हम आपको दिखाएंगे। और इसी के साथ पूजा खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। देखिए बिल्कुल, चलिए खबरों की बात करें तो सबसे पहले आज पीएम मोदी लाभार्थियों से संवाद करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर है। दोपहर के 12:30 बजे पीएम मोदी संवाद करेंगे लाभार्थियों के साथ में। एक विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे पीएम मोदी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। वर्चुअली जुड़ेंगे। 12:30 बजे कार्यक्रम होगा। पीएम मोदी वर्चुअली संवाद करेंगे। विकसित भारत पीएम मोदी का संकल्प है और इस संकल्प को लेकर संकल्प यात्रा चल रही है और उसी दौरान में लाभार्थियों से बातचीत पीएम मोदी की रहेगी। इससे पहले भी पीएम मोदी लाभार्थियों के साथ में संवाद करते रहे और एक बार फिर से मौका होगा जब दोपहर के 12:30 बजे पीएम मोदी लाभार्थियों के साथ में संवाद करेंगे। सरकार की अलग अलग योजनाएं, वो चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे इसके अलावा उज्ज्वला योजना हो, तो देखिए तमाम जो योजनाएं, जो किसानों के लिए योजनाएं हो, चाहे छात्रों के लिए योजना हो, उन तमाम योजनाओं को लेकर लगातार संकल्प यात्रा चल रही है। लोगों को अवेयर किया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी आज संवाद करने वाले विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वो सीधे संवाद करेंगे। इससे पहले भी अलग अलग राज्यों के जो लाभार्थी रहे हैं पीएम मोदी ने उनसे संवाद किया है। 2000 से ज़्यादा जो यहाँ पर अलग अलग आप जानिए जो योजनाएं हैं उनको लेकर जो लोग लाभार्थी जो जुड़ने वाले हैं उनसे आज बातचीत रहने वाली है। पीएम मोदी की योजनाओं का लाभ समय से लाभार्थियों को मिल पाएगा। जन जन तक केंद्र की योजनाओं को पहुंचाने की कोशिश है। 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। 26 नवंबर तक 5470 स्वास्थ्य शिविर इसके अंदर ही आयोजित किए गए हैं। और देखिए अगर लोगों की बात की जाए तो 7,82,000 से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिला है। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच हुई है। सरकार की प्रमुख योजनाओं में परिपूर्णता हासिल करना है, सुनिश्चित करना है कि इन योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध पहुंचे और यात्रा में समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास भी रहेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य योजनाओं का लाभ दिलाने की गारंटी है और क्योंकि इस बार देखिए मोदी की गारंटी को घर घर तक पहुंचाना है, तो ऐसे में योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए ये संकल्प यात्रा, भारत संकल्प यात्रा की खासियतों की बात करें तो 765 जिलों को ये यात्रा कवर करेगी। अधिकारी बनाए गए रथ प्रभारी और अधिकारियों को जिम्मा सौंपा गया है। रथ जो चल रहे हैं लगातार प्लानिंग, तैयारियों और एग्जीक्यूशन के लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी की जिम्मेदारी लगाई गई। डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी हैं वो रथ प्रभारी बनाए गए हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं की लगातार इन रथ यात्राओं के जरिए जानकारी दी जा रही है। 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 3700 शहरी स्थानीय निकायों को भी कवर करेगी यह यात्रा। यात्रा में 2500 से ज्यादा रथ यानी कि IEC के जरिए ये प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए भारत संकल्प यात्रा की खासियत क्या कुछ है वो आप जान लीजिए। सरकार की प्रमुख योजनाओं को परिपूर्णता से हासिल करना इसका एक संकल्प यात्रा का उद्देश्य है। ये सुनिश्चित करना कि इन योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक समय से पहुंचे। यात्रा में समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करना भी इसका प्रयास होगा। इसके अलावा योजनाओं का लाभ दिलाने की भी गारंटी इस यात्रा का प्रमुख संकल्प होगा। योजनाओं का लाभ सभी जितने भी इसके लाभार्थी हैं उन तक पहुंचे, एक समय सीमा के अंदर पहुंचे। इसके अलावा भारत संकल्प यात्रा की खासियत और आप जान लीजिए, 765 जिलों को ये यात्रा कवर करेगी। अधिकारी इसके लिए रथ प्रभारी बनाए गए हैं। प्लानिंग, तैयारी और एग्जीक्यूशन के लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी इसके लिए बनाए गए हैं। डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी रथ प्रभारी होंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार की योजनाओं को भी इसमें जोड़ा जा रहा है, उसकी जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई जा रही ताकि उसके जो लाभ है वो हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके। पंचायतों और 3700 शहरी स्थानीय निकायों को भी ये यात्रा कवर करेगी। तो भारत संकल्प यात्रा की खासियत आपको पूछा और पलक लगातार बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आज जम्मू कश्मीर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पुंछ और राजौरी का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री। आज दोपहर 12 बजे राजौरी पहुंचेंगे राजनाथ सिंह और ऐसे में सेना के अधिकारियों के साथ
बैठक करेंगे। एक दिन पहले आपको याद होगा आर्मी चीफ मनोज पांडे पहुंचे थे राजौरी में, और आज ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा, ये कहा जा रहा है कि 12 बजे वो राजौरी पहुंचेंगे। आपको याद होगा किस तरीके से सेना के वाहन पर घात लगाकर अटैक किया गया था आतंकियों की तरफ से। इतना ही नहीं, इसके बाद एक बार फिर से आतंकियों की कायराना हरकत सामने आई थी जब रिटायर्ड एसएसपी को गोली मारी गई थी, और जब वो मस्जिद में उस वक्त मौजूद थे अजान के दौरान उनकी हत्या की गई। और अब देखिए एक के बाद एक ताबड़तोड़ दौरे राजौरी यानी कि घाटी के हो रहे हैं, चाहे वो सेना प्रमुख हो, चाहे फिर वो रक्षा मंत्री हो, और इसी के साथ सीमा पार आतंकियों को यह संदेश जाता हुआ कि अब आतंकियों का अंत नजदीक आ चुका है। और देखिए इस बीच अगली खबर लखनऊ से। लखनऊ में लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की बैठक है। आज सुबह 11 बजे बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ये बैठक होने जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि भूपेंद्र चौधरी और तमाम बीजेपी के नेता यहां पर बैठक में शामिल होते हुए नजर आएंगे, और साथ साथ में सुनील बंसल बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष भी यहां पर बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो सुबह 11 बजे लखनऊ में ये अहम बैठक बुलाई गई है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और उसी के मद्देनजर तमाम बैठकों का दौर शुरू हो गया है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी एक्शन और इलेक्शन मोड में लगातार नजर आ रही है, और आज बीजेपी की अहम बैठक, क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। कई अहम नेता इस बैठक में शामिल होते हुए लखनऊ में 11 बजे सुबह नजर आने वाले हैं। और देखिए दिल्ली से खबर, भारत मंडपम में शौर्य को सलाम, वीर बाल दिवस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने शिरकत की। वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहे, और आज वही खबरें अखबारों में हैं तमाम। 100 छात्रों का एक साथ शपथ कीर्तन आपने सुना कल भारत 24 पर। लगातार वीर बाल दिवस पर कार्यक्रम, सिख समुदाय के बीच पीएम मोदी पहुंचे और हमें अपनी विरासत पर गर्व है, पीएम मोदी ने बातें कही। सिख गुरुओं ने अपनी भूमि के गौरव के लिए जीना सिखाया, अगले 25 साल युवाओं के लिए काफी अहम है, पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया। तो देखिए कल बच्चे जब शपथ कीर्तन कर रहे थे उस दौरान आपने देखा कि पीएम मोदी वहाँ मौजूद थे, स्मृति ईरानी मौजूद थे, अनुराग ठाकुर वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर्स मौजूद थे, बच्चों की मौजूदगी। देखिए पीएम मोदी ने वहाँ पर जो खास बात कही वो ये कि युवा देश का भविष्य हैं और युवाओं को अपने देश के प्रति संजीदा होना चाहिए। युवा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी देश की तरक्की में। सिख गुरुओं ने देश के गौरव के लिए जीना सिखाया। इस मौके पर पीएम मोदी ने इन खास बातों का जिक्र भी किया। लेकिन सबसे खूबसूरत तस्वीर थी जब 100 जो छात्र थे, छोटे छोटे बच्चे शपथ कीर्तन कर रहे थे, और वाकई वो जो लगातार शपथ कीर्तन चल रहा था वहाँ पर एक अलग ही जो माहौल है वो वहाँ नज़र आता। सबसे खास बात यह कि 2 साहिबजादों की जो कुर्बानी है उसको याद किया गया, और वीर बाल दिवस के तौर पर 26 तारीख को अब हर साल मनाया जाता है। पीएम मोदी ने के प्रयासों से ये जो वीर बाल दिवस है उसका आगाज़ हुआ, और इस मौके पर भी पीएम मोदी ने कहा कि इससे जो छात्र हैं उनको प्रेरणा मिलती है कि आपको कैसे अपने देश के प्रति, अपने फ़र्ज़ के प्रति हमेशा से तत्पर रहना है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे इस बीच। पीएम मोदी का नया कीर्तिमान, दरअसल पीएम मोदी के नाम एक और रिकॉर्ड अब जुड़ गया है। यूट्यूब की दुनिया में नंबर 1 नेता बन गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर वाले इकलौते नेता बन गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी पीछे छोड़ दिया। ना सिर्फ यूट्यूब, अगर हम बात करें ट्विटर की, इंस्टाग्राम की, तो उस पर भी प्रधानमंत्री मोदी के फॉलोअर्स की संख्या लगातार बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। और अब यूट्यूब की दुनिया की अगर बात करें तो नंबर 1 नेता बन चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब तक हो चुके हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कितनी है इस बात को आप समझ सकते हैं। और हमने ये बात देखी है कि जब भी सर्वे हुए हैं तो जो रिपोर्ट सामने आई उसमें ये बात पता चलती है कि पूरे विश्व में अगर किसी नेता का डंका बजता है तो नंबर 1 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आगे बढ़ते हैं। आईएनएस इंफाल को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि नौसेना में आईएनएस इंफाल शामिल होगा, और ऐसे में क्योंकि कल हमने देखा था कमीशन आईएनएस इंफाल को किया गया था भारतीय नौसेना में, भारत की आत्मनिर्भरता का ये प्रमाण है। समुद्री क्षेत्रों को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। और देखिए दैनिक जागरण में इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है। फ्रंट पेज पर जो टॉप में खबर है वो यही है कि आईएनएस इंफाल ने भारतीय नौसेना को दी है नई ताकत। और मैं आपको ये बात बता दूं कि आईएनएस इंफाल क्योंकि एक राज्य है और ऐसे में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी आईएनएस का नाम किसी राज्य के ऊपर रखा गया है। और जाहिर सी बात है ये हमारी नौसेना को और ज्यादा सशक्त करेगी, मजबूती देगी। लेकिन देखिए विस्तारित दूरी की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल दागने की क्षमता से लैस स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस इंफाल को कल मंगलवार को मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार भी उपस्थित थे। और इस युद्धपोत से नौसेना को नई ताकत मिली है।
ब्रह्मोस दागने की क्षमता से ये लैस है। युद्धपोत जो नौसेना में शामिल हुई है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के किसी शहर के नाम पर पहला पोत है INS इंफाल। जैसे कि मैंने सबसे पहले आपसे बात बताई, 75% साजो सामान भी स्वदेशी होगा इसमें, यानी कि ढो सकता है। इसके अलावा जिस तरीके से इसको तैयार किया गया है, नौसेना ने स्वदेशी रूप से इसको बाकायदा डिजाइन किया है, यानी कि मेड इन इंडिया आप इसे कह सकते हैं। इसकी खासियत क्या है? भारत में निर्मित है, सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक है, दुश्मन को मात दे सकता है, इतनी ज्यादा पावरफुल INS इंफाल है। इसके अलावा परमाणु, जैविक, रासायनिक युद्ध की स्थितियों में लड़ने के लिए सक्षम है, यानी कि बहुत ही दूरी के साथ इसको तैयार किया गया है। और देखिए इस बीच अगली खबर पीएम मोदी से जुड़ी। पीएम मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के साथ में फोन पर बातचीत की है। आपको जानकारी दे दें कि पीएम मोदी ने मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत की। पश्चिम एशिया के मजबूत मौजूदा हालातों के ऊपर चर्चा यहां पर की गई। आतंकवाद और हिंसा पर यहां पर चिंता भी जताई गई। तो देखिए यहां पर क्राउन प्रिंस के साथ में बातचीत की गई है। पीएम मोदी ने मोहम्मद बिन सलमान के साथ में बातचीत की है। कई मुद्दों के ऊपर चर्चा की गई। मौजूदा हालात पश्चिम एशिया में किस तरीके से हैं उसके ऊपर चर्चा की गई। और देखिए इससे पहले भी आतंकवाद के ऊपर चर्चा की खबरें सामने आई थी और इस बार भी आतंकवाद के ऊपर यहां पर दोनों नेताओं के बीच में चर्चा की गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चर्चा के बारे में ट्वीट कर जानकारी भी यहां पर साझा की है कि दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई है लगातार। पूजा और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बात होगी तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की, जो कि दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचे तो पीएम मोदी से मुलाकात की। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क मल्लू भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद रहे। खबर यह है कि राज्य के विकास परियोजनाओं पर चर्चा हुई है पीएम मोदी के साथ में, और ये कोई पहला मौका नहीं जब इस तरीके की मुलाकात हुई हो। इससे पहले भी जब मुलाकात हुई थी तो कई मायने उसके निकाले जा रहे थे, लेकिन इस बीच सबसे खास बात यह है कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का ये दिल्ली दौरा, और इस दौरान में उनकी पीएम मोदी से मुलाकात होती है। पीएम मोदी से मुलाकात के साथ ही अपने राज्य की तरक्की को लेकर, राज्य के विकास परियोजनाओं को लेकर पीएम मोदी के साथ में उनकी चर्चा हुई है। इस बात का जिक्र बार बार हो रहा है। इससे पहले आपको याद होगा हाल ही में ममता बनर्जी भी पहुंची थी, उन्होंने भी पीएम मोदी से बातचीत की थी और राज्य के विकास परियोजनाओं पर उनकी भी चर्चा हुई थी। और अब तेलंगाना के सीएम भी पहुंचे, पीएम मोदी के साथ मुलाकात की राज्य के विकास परियोजनाओं को लेकर। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बताएंगे, लोकसभा चुनाव में चलेगा बीजेपी का 60 वाला मैजिक। दलित और ओबीसी महिलाओं के लिए रणनीति खासतौर पर बीजेपी बना रही है और 60% वोट है उनको बटोरने में बीजेपी ने अब पूरी कोशिश शुरू कर दी। आधी आबादी को साधने की मुहिम होगी। विभागों प्रकोष्ठों के पदाधिकारी पन्ना प्रमुख बनेंगे। दैनिक जागरण में इस खबर को दिखाया गया है। तो अब लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी हर तैयारी में जुटी हुई है। कोई भी कोर कसर अब बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है, चाहे वो आधी आबादी का मामला हो और चाहे वो किसी और दूसरे वर्ग को साधने का मामला हो। अब आधी आबादी को साधने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी का 60 वाला जो मैजिक है उसको चलाने का प्रयास हो रहा है, जिसमें दलित, ओबीसी और महिलाओं, उनके लिए खासतौर पर रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे दलितों को बटोरा जाए, कैसे ओबीसी के वोट इकट्ठे किए जाए और कैसे आधी आबादी को साधा जाए। प्रीति, और बिल्कुल सही कहा आपने पलक। और देखिए आगे बढ़ेंगे। कुछ समय से हम सुन रहे हैं, ऐसी खबरें देख रहे हैं कि जब जहाजों पर अटैक हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, और इन्हीं हमलावरों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेतावनी दी है। जहाजों पर हमला करने वालों को पाताल से भी खोज लाएंगे, ये रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है। भारतीय पोतों पर हमलों पर रक्षा मंत्री का बयान सामने आया है और पोतों पर हमले के बाद भारत ने समुद्र में अपनी ताकत बढ़ा दी है, क्योंकि एक के बाद एक अटैक जहाजों पर हो रहे थे, जिसके बाद रक्षा मंत्री के ये तल्ख तेवर सामने आए और उन्होंने ये कहा कि जो लोग ये हमले कर रहे हैं, अगर वो पाताल में भी छिपे हुए हैं तो उनको वहां से भी खोज निकालेंगे। और कल क्योंकि INS इंफाल शामिल हो गया है इंडियन नेवी में, इसी के साथ हमारी जो नेवी है उसकी क्षमता, उसकी शक्ति और ज्यादा बढ़ गई है। और देखिए जिस खबर का जिक्र आप प्रीति कर रही हैं, ये खबर फ्रंट पेज पर भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। हिंदुस्तान अखबार में हेडलाइन दी गई कि पोत पर हमला करने वालों को समुद्र तल से भी ढूंढ लेंगे। राजनाथ सिंह के द्वारा कहा गया। रक्षा मंत्री ने कहा कि अपराधी जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। सेना के आधुनिकीकरण पर यहाँ पर जोर रक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली से आ रही खबर की। दिल्ली में खड़गे ने पंजाब कांग्रेस नेताओं के साथ में बैठक की है। कांग्रेस मुख्यालय में पंजाब के कांग्रेस नेताओं के साथ में ये बैठक हुई। अब बैठक में राहुल गांधी, नवजोत सिंह सिद्धू मौजूद रहे। लोकसभा चुनावों की रणनीति पर बैठक में चर्चा की गई है। तो देखिए लगातार कांग्रेस ऐसी अलग अलग बैठक कर रही है और इस बीच दिल्ली में खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक की गई, जिसमें राहुल गांधी समेत नवजोत सिद्धू और तमाम बड़े नेता कांग्रेस के मौजूद रहे। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ एक राज्य, वो है राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में लगातार इंतजार है कि सरकार का गठन हो चुका है। 20 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ। आज मंत्रिमंडल विस्तार होना था, लेकिन खबर यह है कि आज भी नहीं हो रहा मंत्रिमंडल विस्तार।
आज पीएम मोदी का बड़ा कार्यक्रम है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से पीएम मोदी बातचीत करने वाले हैं। दोपहर के 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी की बातचीत रहने वाली है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इस प्रकार कल मंत्रिमंडल विस्तार की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में 28 दिसंबर को हो सकता है राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार। देखिए, कल की भी चर्चा ये हो रही है कि कल भी ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर देखिए चर्चा लगातार चल रही है। आज नहीं होगी, 28 तारीख की बात हो रही है, माफ कीजिएगा यहाँ पर, कि 28 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। लेकिन हाँ, जो आज है वो कोई संभावना अब नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी का कार्यक्रम है। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में व्यस्त रहने वाले हैं, जिस कारण से ये अंदाजा लग रहा है कि आज मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने वाला। और अब आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की बात हो गई। कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग। प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह ने ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्ष और प्रभारी आगामी आदेश तक काम करते रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश से है, जहां पर कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग हुई है। जो जिलाध्यक्ष हैं, जो जिलाधिकारी हैं, वो अगले आदेश तक काम करते रहेंगे। ये जानकारी दी गई है प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह की तरफ से। प्रीति और प्रीति लगातार योग कर रही हैं। बिल्कुल, नमस्कार। नहीं, अभी सूर्य नमस्कार नहीं शुरू किया, ये माउंट पोस्ट था। और क्योंकि लगातार अलग अलग आसन हम करते हैं जिससे फिट रहें, दर्शकों को भी इसके बारे में बताते हैं। और मेंटल पीस के लिए आपको मेडिटेशन करना है, इस पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव 33 जिलों के आधार पर होंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि नए जिले बनाए गए राजस्थान में 50 जिले हैं और ऐसे में चुनाव 33 जिलों के आधार पर होंगे। दरअसल चुनाव आयोग ने चुनाव को लेकर ये तर्क दिया है। विधानसभा चुनाव 33 जिलों के आधार पर हुए थे। पुराने जिलों के आधार पर ट्रेनिंग का कार्यक्रम तय था और इसीलिए कहा गया है कि अब उसी फॉर्मूले के तहत इलेक्शन होंगे, क्योंकि जो नए जिले हैं वो हाल फिलहाल में बने हैं। और अब इसको लेकर हमने देखा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा सियासत भी गर्म हो गई थी राजस्थान में। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था। कुछ लोगों के अलग अलग तर्क थे इन नए जिलों के पीछे, तो कुछ का कहना था कि ये सही नहीं। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बातें कही गई हैं वो इस वक्त आपके साथ। और चलिए इसी के साथ में खबरों में बात कर लेते हैं बंगाल की। बंगाल में आर पार बीजेपी का जीत का पूरा खाका तैयार। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक की। अब जेपी नड्डा ने भंग की बंगाल की कोर कमेटी। चुनाव को देखते हुए नई कोर कमेटी बनाने के निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। और देखिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अब पूरा फोकस है, कल भी लगातार इसको लेकर चर्चा होती रही। खुद गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा वहां पर मौजूद थे और कोर कमेटी की वहां पर बैठक हुई। पश्चिम बंगाल में इस बार टीएमसी को डेंट करने की पूरी कोशिश है और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों का ये साथ में दौरा। पश्चिम बंगाल में नई चुनाव कमेटी का गठन हुआ और इस नई चुनाव प्रबंधन समिति का बीजेपी ने गठन किया है। बीजेपी की कमेटी में 15 सदस्यों को जगह दी गई है। इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 2024 की तैयारियां शुरू कर दी है। नई कोर कमेटी में खुद गृहमंत्री अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं और दिलीप घोष भी शामिल हैं। देखिए, आपको याद होगा कि पिछली बार जब चुनाव हुआ था उस दौरान में पूरे दमखम के साथ में बीजेपी ने टीएमसी को डेंट करने की कोशिश की थी। काफ़ी हद तक कामयाबी मिली भी थी, लेकिन जीत तब भी टीएमसी की ही हुई और उस दौरान में कई नेता बीजेपी को छोड़ के फिर से टीएमसी की तरफ वापस चले गए थे। उसके बाद लगातार वहां पर जो टीम थी वो काम कर रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से नई कोर कमेटी का गठन हुआ है। अब ये नई टीम पश्चिम बंगाल में बीजेपी की नींव को और मजबूत करने के लिए और पुख्ता करने के लिए 2024 के चुनाव से पहले डटी हुई नजर आएगी। और अब आगे बढ़ेंगे, बात होगी INDIA गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन की, जिसमें अब सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तैयार हो गया है। यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 8 सीट देने पर मान चुकी है। बिहार की बात करें तो आरजेडी कांग्रेस को 4 सीट देने के लिए तैयार हो चुकी है। कोटा फिक्स गठबंधन में, लेकिन जीत किसकी होगी ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है, क्योंकि इतने दिन से जब INDIA की बैठक चल रही थी, सीट शेयरिंग का जो मुद्दा था सबसे ज्यादा गरमाया हुआ था। और अब ये जानकारी है कि जो फॉर्मूला है वो तय हो चुका है। बिहार में आरजेडी के लिए भी फॉर्मूला तय हो चुका है। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि कोटा फिक्स हो चुका है, लेकिन जीत किसकी होगी ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सपा की बात करें तो सपा कांग्रेस को 8 सीट देने की तैयारी में है और बिहार में आरजेडी कांग्रेस को 4 सीट देने की तैयारी में है। और आपको बता दें कि किस तरीके से आरएलजेपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा खुलासा सामने आया है। लालू को जेडीयू का आरजेडी में विलय का आश्वासन दिया गया है और जल्द ही जेडीयू का आरजेडी में विलय होगा, ये बात उपेंद्र कुशवाहा ने कही है। लालू यादव के बेटे को सीएम बनाया जाएगा। ललन सिंह ने नीतीश को
कहीं ना कहीं छोड़ा है, ये वो कह रहे हैं कि कहीं का नहीं छोड़ा उनको। अगर नीतीश एनडीए में रहते तो प्रतिष्ठा रहती, लेकिन क्योंकि वो चले गए आरजेडी के साथ और भले यहाँ पर गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन आगे क्या होने वाला है ये आपने सुना। ये उपेंद्र कुशवाहा का बयान सामने आया है और वो ये बात कह रहे हैं कि आगे अब जो जेडीयू है उसका आरजेडी में विलय हो जाएगा, यानी कि जेडीयू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और वो ये कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार उनकी पार्टी जेडीयू एनडीए के साथ रहती तो फिर सही था, उनकी जो प्रतिष्ठा थी वो बची रहती, जो कि अब आगे बचने वाली नहीं है। लालू यादव के बेटे को सीएम भी बनाया जाएगा, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है, एक दावा उन्होंने किया है। और ललन सिंह पर आरोप लगाते हुए ये कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा कि ललन सिंह ने कहीं का नहीं छोड़ा है नीतीश कुमार को, क्योंकि कल कुछ खबरें आ रही थी ललन सिंह को लेकर, आपने सुना, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप और साथ ही साथ अलग अलग रिएक्शंस भी सामने आना शुरू हो गए थे। और चलिए फिलहाल यहाँ पर रुके बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए।